अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपको जैसा पता है कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 को कवर किया था और आई थिंक लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया था, जिसकी वजह से लास्ट पार्ट हुंस रूल मैंने कवर नहीं किया, मतलब पढ़ाया नहीं था, मतलब ऐसे थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। तो हुंस रूल को इसमें हम कवर करेंगे और इस चैप्टर 3 को वन शॉट लेक्चर में पूरी तरह से एक एक कंसेप्ट को अलग अलग करके हम जो है डायग्रामेटिकली समझेंगे। ओके। और जो है इसमें आपको इसके नोट्स जो हैं वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आपको मतलब आप जैसे ही मतलब लिंक को क्लिक करोगे आपको जाना है अपने बैच पे, द चेंज मेकर आपका बैच जो है अभी फ्री टू एनरोल है, आप बड़ी आसानी से एनरोल कर सकते हैं और ओपन है। आप जाके वहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री को सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो भी आपके पास वहाँ प्रोवाइड होगी, सारे लेक्चर्स और मतलब स्टार्टिंग से लेके तो आप वहाँ से ले सकते हो। ओके। तो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ऊपर राइट में भी आ रही होगी। ओके। ओके, तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, मतलब वेस्पर थ्योरी और जो है एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस तरह की थ्योरीज हैं। और जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की हम शेप कैसे मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी हम देखेंगे। और जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हम आगे और भी मतलब जो है शेप्स को भी देखेंगे। ओके। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम अभी पहले पढ़ते हैं कि भाई कोवलेंट बॉन्डिंग हमें पढ़नी है तो पहले हमें बॉन्डिंग पता होना चाहिए। एक बार इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीरियडिक टेबल को देखते हो तो पीरियडिक टेबल में कुछ आपको इस तरह के एलिमेंट्स भी दिखते होंगे, लाइक हीलियम। आप सोचते हो कि ये बॉन्डिंग कैसे करता होगा, लेकिन ये बॉन्डिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी ये डुप्लेट अपना पूरा कर चुका है। मतलब इसके वैलेंस शेल में, इसका जो वैलेंस शेल है वहाँ पे इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड पूरी है। इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड पूरी है, इसलिए ये बॉन्डिंग नहीं करता। सही है। इस तरह हीलियम हो गया और पूरी मतलब जो है नोबल गैसेज जो है ना सारी, अब उन वो डुप्लेट या ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है? उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। वैलेंस शेल कौन सा होता है? देखो ये भी एक शेल हो सकता है, 1 मिनट, ये भी एक शेल हो सकता है अंदर, लेकिन वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल है जिससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। ओके। कोई भी एटम हो सकता है। अब पूरी पीरियडिक टेबल में सिर्फ सारी नोबल गैसेस को ही हैं, कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। ओके। अब मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। किसी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके। तो अब वो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 1 मिनट कर दिया, वन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और या फिर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब ये 2 वाले कौन है? 2 वाले आपके पास हीलियम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसलिए तो वो H2 की फॉर्म में पाया जाता है आपको, है ना। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बॉन्डिंग से। तो बॉन्डिंग जो है अलग अलग तरह की होती है। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड होता है। ये आपने 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन एक आइडिया देने के लिए मैंने आयनिक बॉन्ड को यहाँ पे रखा है। नो, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक मेटल होता है। अब आपको पता है मेटल जो है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, सही ना। लेकिन अब इसको इससे क्या फ़ायदा होगा? फॉर एग्जांपल इसके इस शेल वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट अगर ये शेल ख़त्म हो जाए तो शायद इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो पहले से इसके अगले शेल में। तो अगर ये शेल ख़त्म हो जाएगा मतलब, तो अगला शेल तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला हुआ और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है पहले से, देखो ये तो वैसे ही एक वाला है, अगर ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका अगला शेल जो है वो बैलेंस शेल हो जाएगा, क्योंकि ये शेल तो ख़त्म हो जाएगा तो इसके पास इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना। बट अगर इसके पास एक ही वैलेंस शेल है तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन गेन की ज़रूरत पड़ेगा ना। लेकिन अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है नॉन मेटल को, नॉन मेटल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट हो जाएगा। इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या लगता है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ? जब भी कोई एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, 1 मिनट, है ना। प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे। और एटम पे कौन सा चार्ज बेयर हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, है ना। और इसी तरह इस पे कौन सा आएगा? इस पे नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है।
अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो अपोजिट चार्जेस हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगी, और वो एक बॉन्ड बना लेगी, दैट्स बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल NaCl के दरमियान Na जो है, इसमें या इसका आखिरी शेल में कितने हैं, एक है। अगर ये इसको रिमूव कर दो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। अगर क्लोरीन को ये दे दे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके 7 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे, और इसके अगला शेल अंदर जो मतलब इसके बाद वाला शेल वो बैलेंस हो जाएगा, उसके भी 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये NaCl बन गया। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, ये आयनिक बॉन्ड हुआ। आयनिक मतलब आयंस के दरमियान जो बॉन्ड हुआ। और ये फोर्स कौन सी है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, अब ये आयनिक बॉन्ड बना, अब ये NaCl के दरमियान बना है, तो देखो ये आपको एक लैटिस फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ये हमारा सॉलिड के चैप्टर में हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको लीव करते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड के बारे में नहीं, लैटिस के बारे में। लैटिस का पूरा चैप्टर है हमारा। ओके ओके, एक कंसेप्ट और। अब इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको क्या बोलोगे, लाइक जो पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगा उसको आप कैटाइन बोलोगे। भाई अगर इसने जो है नेगेटिव चार्ज बेयर किया है तो उसको आप क्या बोलोगे, इसको आप एनाइन बोलोगे। तो अपोजिट चार्ज है और फोर्स उनके दरमियान क्रिएट हुई, और वो फॉर्म कौन सा हुआ, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन, एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन सा, मेटल एटम। एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा, नॉन मेटल एटम। और फॉर्म होता है एक आयनिक मॉलिक्यूल, और ये दिस इज ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब केस ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे भी ऐसा एटम हो जिसके पास 7 हैं, इसके पास भी 7 हैं। अब क्या करेगा, अगर ये इसको दे दे इसको भी फ़ायदा नहीं है, या ये इससे ले ले इसको फ़ायदा नहीं है, मतलब नुकसान तो हो रहा है दोनों को। तो अगर ये इससे एक तरह से एक फ्रेंडशिप बना ले। अब ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों नॉन मेटल हैं। अगर दोनों के पास एक ही जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब ये दोनों नॉन मेटल हुआ है, या मेटल होंगे, मेटलॉइड होंगे, मेटलॉइड से मेटल। ओके, अब ये जो है इन दोनों, ये दोनों क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे, बोलेंगे आप ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे कोवलेंट, और ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में भी घूम रहा है, और ये और मतलब इसका भी है, मतलब ये दोनों का हो गया है ना। तो अभी आप क्या समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 1 2 एंड दिस, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो शेयरिंग से क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड भी बन गया, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, कोवलेंट मॉलिक्यूल। इसी के साथ साथ इनके ऑक्टेट भी पूरे हो गए, है ना। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसने क्लोरीन के साथ एक तरह से फ्रेंडशिप बना ली, है ना, फ्रेंडशिप बना ली, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्डिंग हो गई, वो भी कौन सी, कोवलेंट बॉन्ड। ना कोवलेंट बॉन्ड भी दो टाइप का होता है, लाइक पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर, अगर आप देखो यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा आपको ताकतवर लग रहा है ना, इसमें इसमें एक तरह से दम है। हाइड्रोजन में कहाँ दम है, इसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन और वैसे भी छोटा सा है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, या इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ये इन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा दूर हो जा। हाँ, मतलब उसकी चीज़ को लेके अपनी तरफ खींच लेगा। अब अगर ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसके पास स्लाइटली सा नेगेटिव चार्ज आएगा, नॉट पूरा नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली सा नेगेटिव चार्ज। और इससे थोड़ा दूर जाएगा तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पोलर, मतलब इनके दरमियान एक पोल बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गया। लेकिन ये कंप्लीटली चार्ज नहीं, ये पार्शियल चार्ज है। ओके, देखो इस तरह से हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा अपनी तरफ मतलब जो है खींच लिया, एक तरह से कह सकते हो आप, अनइक्वल शेयरिंग हुई। तो वो क्या हो गया, वो पोलर हो गया। बट अगर इक्वल शेयरिंग है, मतलब दोनों में जान पूरी है, तो दोनों जान लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल में रहेगा। ये नहीं होगा कि किसी एक की तरफ खींचा है, मतलब इक्वल शेयरिंग हुई, तो वो नॉन पोलर है। तो इक्वल शेयरिंग वाला नॉन पोलर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हुए हैं। बट अनइक्वल मतलब बंटवारा में मुश्किल हुई, एक ने अपनी तरफ चीज़ें खींच ली, तो वो अनइक्वल शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, आप कह सकते हो पावर, या द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ, खींच लिया गया। इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ,
इस पे पोल बन गए। अभी हम आगे डायपोल मोमेंट और आयनिक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ओके, तो ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बन गया और ये कौन सा बन गया, नॉन पोलर। ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे दोनों में जान थी लेकिन इक्वल थी, इक्वल शेयरिंग हुई। यहाँ पे एक में इतनी पावर नहीं थी, इसलिए एक एक ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, उसकी वजह से अनइक्वल शेयरिंग हुई। नाउ बॉन्डिंग तो कितनी तरह की भी हो सकती है। बॉन्ड सिंगल भी बन सकता है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो ये सिंगल है। बट अगर ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो आप इसको इस तरह देखोगे। बट अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप ये आपने नाइन्थ में ही पढ़ा होगा और एक बार रिव्यू हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। नाउ व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो है इंट्रोड्यूस किया था लंदन एंड हैल्टन ने। और जो है इसमें मतलब इन्होंने ओवरलैपिंग बताई थी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे आपने देखा कि भाई दो एटम मिलके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो अपना ऑर्बिटल जो है एक तरह से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ओवरलैप नहीं कर रहे एक तरह से, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो ये इसने हमें बताया, ओवरलैपिंग को एनालाइज करके बताया, उन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल बट ऑल्सो द स्ट्रेंथ, मतलब उनमें कितनी ताकत होगी। ओके, उनका इंट्रैक्शन। अब कुछ पॉस्टुलेट्स हैं वो हमें देखना है। इसने कहा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम। ओके, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। हुंस रूल जैसे पढ़ लेंगे हम, इसको वापस से कवर कर देंगे। अब उसने कहा जैसे ही ओवरलैपिंग होगी ना, जैसे ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जहाँ पे ओवरलैप होगा दो के दरमियान, देखो यहाँ पे दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम मिलेगा। इधर देखो, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, और कहीं का हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को एक तरह से मतलब ये दोनों शेल में शेयर हुआ हुआ है ना, तो इधर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसने ये कहा ओवरलैपिंग जहाँ हुई होगी। ओके, इसने कहा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे ना वो अपोजिट स्पिन में होंगे। इसको भी अभी लीव करता हूँ, हुंस रूल पढ़ेंगे तो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय एक्सटेंथ। जितनी अच्छी मतलब जितनी अच्छी एक्सटेंथ होगी, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हुई होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैप किया होगा, अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैप किया है तो बहुत अच्छी मतलब जो बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, मतलब आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा, उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा। जितना ही कम ओवरलैप किया होगा उतनी ही कमज़ोर बॉन्डिंग होगी। यस, ऐसा ही होगा ना, आसानी से टूट जाएगी। तो अ- अ- इसका कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर जितनी अच्छी ओवरलैपिंग करे, ग्रेटर द स्ट्रेंथ, वो ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। सही है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ईच एटम इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, दोनों एटम क्या करेंगे, अभी दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई ये इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये यहाँ पे रुका हुआ नहीं। दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल जिसमें और मतलब और एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में, बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय बोथ एटम। सही है ना, देखो इलेक्ट्रॉन भी दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं। ओके, अब इसमें ये हमें बता रहा है कि ओवरलैपिंग जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, दो टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक सिग्मा और एक पाई। ओके, तो इससे पहले हम जो है आते हैं उन रूल पे। ओके, तो यार ज़्यादा आगे नहीं कर दिया। यस है, इधर ही है ना? हाँ, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। ओके, नाउ ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स मतलब अगर सेम सब शेल्स के हैं, फॉर एग्जांपल हमने एस, पी और डी और एफ के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल ये एक एटम के जो है शेल्स, सब शेल्स हैं। ओके,
एक और एटम के भी सब शेल्स हैं, एस पी डी और एफ। फॉर एग्जाम्पल समझो डी और एफ नहीं है, डी और एफ को हम रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, पी को ले लेते हैं। अब ये इसका आखिरी सब शेल है। ओके, अब शेयरिंग किस तरह होगी देखो, अब पी जो है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, 6। तो एस में कितने आ पाते हैं, एस में 2 आ पाते हैं। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे समझने के लिए। एक ओवरलैप इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घूमेगा, नहीं, एक क्लॉकवाइज है, मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, मतलब अपोजिट स्पिन में होंगे। पहली बात आपको समझ में आई कि अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक डीजेनरेट में, आप इसको डीजेनरेट बोलो, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, एस का डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब पी में कितने आ रहे हैं, पी में कितने आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बनाने होंगे। इन तीनों को एक नाम भी दूंगा मैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, और ये आप देख सकते हो इसी तरह डी का होता है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, और डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले इस तरह से, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से सिंपली फिल हो जाएंगे पहले ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि अलग अलग, मतलब अलग अलग बॉक्स में रहे, है ना। ये नहीं कि पहले एक में भर जाओ फिर अगले बॉक्स में वापस में, नहीं, अलग अलग, खुला खुला, है ना। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है और ये इलेक्ट्रॉन इधर है। ये नहीं हुआ कि ये इसी के साथ अपोजिट स्पिन में लग गया, नहीं। अब ये तीनों फिल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, सही है, यहाँ पे भी आ सकता है अगर 5 है तो, और अगर 6 होंगे तो ये हो गया मैक्सिमम, सही है। तो इस तरह से अपोजिट स्पिन में होते हैं, ये होते हैं डीजनरेटेड, पी एक्स के डीजनरेटेड और ऑर्बिटल, और पी वाई के नॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल को भी छोड़ दो। ओके, सिर्फ डीजनरेटेड के बारे में बात करते हैं। और हमने जो है ऑर्बिटल की शेप भी देखनी थी। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल सर्कुलर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जो है स्पेरिकली पूरे ऑर्बिटल में एक तरह से कह सकते हैं डिस्पर्स हो। प्रोबेबिलिटी का हम कुछ नहीं कह सकते, बट पी अभी कौन सी शेप है, ये स्पेरिकल शेप है। शेप्स आपको याद करनी थी, मैं शेप्स पिछली बार नहीं बताई थी, ठीक है। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल शेप है, डम्बल शेप, देखो डम्बल होता है ना, डम्बल उठाते हैं, डम्बल शेप। इसमें ये नोड पॉइंट होता है बीच में, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, अब ये किसी भी एक्सेस में हो सकता है भाई, एक्स में हो सकता है, एक्स वाई, मतलब वाई में हो सकता है, एक्स और जेड के दरमियान, या जेड में हो सकता है, किसी भी हो सकता है। ओके, तो अगर एक्स में है तो पी एक्स, अगर वाई में है तो पी वाई, अगर जेड में है तो पी जेड। देखो, इस वजह से हमने, मतलब पी ऑर्बिटल डंबल शेप अगर किसी इन एक्सेस में होगा तो वो इस ऑर्बिटल में फील्ड होगा। ओके, इनको डी जनरेट्स बोलते हैं। अब इसी तरह डी का होता है, डी का डबल डंबल होता है, ये एक डंबल उसी के ऊपर एक और डंबल रख दो, तो डी की कौन सी शेप होगी, डबल डंबल। तो डबल डंबल में एक तो इस तरह आ गया कि भाई डी एक्स वाई, एक्स है और वाई है, देखो ना, डी एक्स वाई, और डी एक्स जेड, डी वाई वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस तरह से शेप करेंगे। ओके, और एफ ऑर्बिटल जो है इन्होंने कहा कि 7 डायरेक्शन होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करी जाती हैं। जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो 7 डायरेक्शन होती हैं। तो एफ ऑर्बिटल का आपका इसमें नहीं दिया है, तो इसको आप बस इस लाइन को याद रखो। ओके, अब जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मे भी जो है ग्राउंड स्टेट में भी हो सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकते हैं। मतलब जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, पी डी एफ इलेक्ट्रॉन, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, मैक्सिमम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो हम देखेंगे। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पहले हम देख लेते हैं 2 तरह के स्टेट्स। फॉर एग्जांपल एक कार्बन एटम है, आप क्या बोलोगे, ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं टेट्रावेलेंट है। क्या है ये, टेट्रावेलेंट, किस ब्याह पे, कि भाई ये जो है 4 जो मतलब 4 बॉन्डिंग कह सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। लेकिन बॉन्ड बनता किससा है, ये अगर डीजनरेट्स खाली हैं। देखो, बॉन्डिंग के लिए हमने पिछली एक लाइन पढ़ी थी, पीछे चलते हैं। देखो, एक तो आपको ये कवर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन।
और दोनों ऑर्बिटल्स में होंगे लेकिन अपोजिट स्पिन में होंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यू मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दूसरा जो है इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, अब एक यू मूव करेगा तो एक यू मूव करेगा, सही है, ऑपोजिट स्पिन में होंगे। अब इसी के साथ एक और चीज़ हमने देखी थी, ये तो कवर कर लिया। ओके, और ये भी हो गया। अब ये कहता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, अब फॉर्म होने के लिए इस तरह से हम डिजेनरेट्स बनाते हैं, लाइक हम पी वाई बना लेते हैं, पी वाई में शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, लाइक 1 मिनट। इस तरह से अब ये कह रहा है कि अगर ओवरलैपिंग होनी है तो उसके लिए हाफ फिल ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस इज अ हाफ फिल्ड, या आप कह सकते हो ये हाफ फिल्ड है, जैसे हाफ फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो सकती है। तो अगर ये भी इस तरह हो तो हम इसको कर सकते हैं, या इस तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है अगर ये हाफ फील्ड है। बट मैं अगर इसको यूँ कर दूँ तो आप बताओ कि अब होगी? नहीं, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। अब कितने बॉन्ड बनेंगे? अब 2 बॉन्ड बनेंगे, पहले 3 बन रहे थे अब 2 बनेंगे, और अब जो है आई थिंक एक बनेगा, है ना। और अब कितने बनेंगे? अब तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होती है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की होती है, कंबाइनिंग एटम के। अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड पे आते हैं, मतलब 2 तरह के बॉन्ड्स इसने हमें बताएं। अच्छा, अब ग्राउंड स्टेट है एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं। अगर अब आपको जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है खुला खुला, मतलब जो है एक तरह से कहें तो आ, इस तरह से डबल में नहीं, सिंगल में रहना पसंद करते हैं, है ना। अगर ये पी वाई, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और पी जेड खाली है कार्बन का, क्योंकि कार्बन में कितने देखो तो कार्बन का कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, एक मिनट 1s2 भी लिख देता हूँ, 1s2 और 2s2 और 2p भी 2 होगा, क्यों? क्योंकि 6 तो होते हैं, और ये और एटॉमिक नंबर भी क्या है 6 है, तो 2p2, तो मतलब p में 2 आ रहे हैं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, या आप इसने आपने इसकी क्या कौन सी बनाई? ग्राउंड स्टेट, 1s2 2p2, सही है ना। मतलब 2p x में कितना है? एक है, और 2py में कितना है? एक है। अगर 2pz खाली है तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आ सकता है। बट ऐसा मत करना कि 1s वाले को ले आओ, नहीं। और पहले शेल देखना, शेल सेम है, 2 है हाँ, अब आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन को मतलब मूव करा सकते हो। बट अगर देखो 1s है तो 1s से यहाँ नहीं आएगा, सही है ना, 1s से नहीं आ सकता। लेकिन अब 2s वाला 3s में नहीं जा सकता, मतलब 3p में नहीं जा सकता। ओके, तो इसलिए 2s वाला 2p में जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल खाली है, डिजेनरेट के लो आप इसको। तो इधर जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, इसमें ये टेट्रावेलेंट है। क्या है ये? टेट्रावेलेंट। लेकिन अभी क्या है ये? अभी ये डायवेलेंट है। ग्राउंड स्टेट पे पूछेगा, डायवेलेंट है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए शेयर हो जाएंगे। ओके, तो ओवरलैपिंग आपको, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे। और अच्छा, एक चीज़ आप और भी समझ लो, अगर फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, अगर ये फील्ड है तो फिर अब क्या होगा? अब 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। मतलब अब जो है ओवरलैपिंग इन तीनों पे होगी। अब अगर इसको भी फिल कर देंगे तो इस तरह से, मतलब आपको मैंने पिछले पीछे समझाया था, और ये क्या कह रहा है? एस पी द अवेलेबल डिजेनरेट ऑर्बिटल पीडीएफ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल आर ऑब्टेन, सही है। सिंगल ऑर्बिटल जो क्या होगा वो ऑब्टेन्ड होगा। नाउ सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? अब हमें जो है, हमने पहले पढ़ी वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि भाई कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं। पांचों पॉस्टुलेट्स आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑर्बिटल कंबाइन होंगे कैसे? हाफ फिल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग अगर मैक्स आपको जहाँ पे मैक्सिमम क्लाउड देखना है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई भी होगी दो मतलब ऑर्बिटल के दरमियान, एटम के। और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। ओके, स्ट्रेंथ उसकी ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, मतलब आप कह सकते हो कि भाई वो शेयर होते हैं, और
ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन, मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होते हैं। अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि ओवरलैपिंग जो है उसके रिजल्ट में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ N3, तो N3 में आप तीन बॉन्ड हैं, ओके, 1 2 3। आप इन तीनों को क्या नाम दोगे, तो इनमें कौन सा सिग्मा है कौन से पाए, हम ये देखेंगे, ओके। अब सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जिसमें ओवरलैप कैसा हो, लिनियरली। लिनियरली कैसे, लीनियर, लीनियर में, सही है ना, देखो सारे लीनियर में, ये बॉन्डिंग लीनियर हो रही है। और लीनियर तो है लेकिन इस ये सही तरह से डिफाइन नहीं हो रहा, सही ना। तो हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हेड टू हेड। हेड तो आपको पता है ना, ये देखो ऐसे इस हिस्से को हेड कहते हैं। कोई भी चीज़ बना लो तो उसका जो इस तरह का हिस्सा होगा उसको आप हेड बोलोगे। तो ऑर्बिटल का हेड से हेड ओवरलैपिंग होगी, वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, सही है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है मतलब आप समझो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर है, सही ना। हाई मतलब बॉन्ड हाईएस्ट बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब इधर दो तरह तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है, SS, SP और PP। SS सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो SS, देन उससे कम SP, और सबसे कम P और P। क्यों, अभी हम देखते हैं। लाइक आपको मैंने SPD तो समझा दिया भाई, ये एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, ये P होता है, सही है ना, और ये D होता है। F तक तो हमें जाना ही नहीं है, F की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम सिर्फ SP से खेलेंगे, सही है ना। इसमें गेम एक तरह से गेम समझो। S तो स्फेरिकल है, तो आपको पता है भाई उसका सर तो हो गई गोल, है ना। तो ये ओवरलैपिंग हुई S और S की, तो ये क्या है, ये S ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। ये P है, डंबल शेप, दो P डंबल शेप के, तो ये P ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है जिसकी वजह से ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। और ये भी P है, ये भी P है, ओके। नो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी। ये ओवरलैप ऑफ P ऑर्बिटल हो रहा है, और ये अगर S और P की बात करें तो ये एक S हो गया और ये एक P हो गया, है ना। ये S और P हो गया, इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी वो भी सिग्मा होगी। अगर S के और S के दरमियान हो रही है, S कैसा है, S ऐसा होता है। अभी इस पीछे मैंने शेप बताई है, देखो भूल मत जाना, ये स्फेरिकल है, ये डंबल P है, और ये डबल डंबल D है। D का काम नहीं है, S और P का हम इसमें देखेंगे, ओके। तो S और P जब मिलते हैं तो SP ओवरलैपिंग होती है, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन P और P मिलते हैं तो वो वीकेस्ट बॉन्डिंग है, और वो मतलब ज़्यादा बिल्कुल वीकेस्ट है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन वो कौन सा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा है। और S ये देखो सर्किल के दरमियान जो बॉन्डिंग बन रही है, ये सिग्मा बॉन्ड है, SS ओवरलैपिंग जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सही है। तो सिग्मा बॉन्ड भले कोई भी हो, SS हो, SP हो, PP हो, लेकिन वो पाई बॉन्ड से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं पाई बॉन्ड के बारे में बात करूँ तो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। तो पाई बॉन्ड पे अभी हम नहीं आ रहे हैं, अभी हम इसकी टाइप्स को अच्छी तरह देखेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, SS सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, SP उससे कम स्ट्रॉन्ग, और PP सबसे वीकेस्ट, ओके। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, 1 मिनट। ओके, नाउ अब हमने देखा कि किस तरह से ऑर्बिटल्स शेयर होते हैं, सॉरी शेल्स जो हैं शेयर होते हैं, SS ओवरलैपिंग हो रही है, SP हो रही है। आपने ये देखा, इसको नोटिस किया ज़रा थोड़ा सा, लाइक दिस, इसको। तो आपको पता है कि भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके स्फेरिकल स्फेरिकल। हम्म, अगर ये मिलते हैं, अगर ये मिलते हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसा, ऐसा अभी हमने जो देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह बना है, सही है ना। इस तरह भी बन सकता है। अब ये किस वजह से हो रहा है, ये कम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। ये अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास आएंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज सिग्मा 1s, व्हाट इज सिग्मा स्टार 1s, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ही आई थिंक ये थोड़ा पीछे कर दिया, वरना इसको हम आगे रखते हैं। ये ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है, ये डिस्ट्रक्टिव है, इसमें नोड आ रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन तो बना, इनमें फोर्स भी है,
शेयरिंग भी मतलब हो रही है, लेकिन मसला क्या चीज़ का है कि इनमें नोड आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, बट इनमें नोड नहीं आ रहा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हुआ, बॉन्डिंग सही हुई है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी यहाँ पे, है ना। बट डिस्ट्रक्टिव में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव में आप देख सकते हो सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, अभी हम देखेंगे, और यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। एटम आप देख सकते हो सेम रखे हैं, बट कॉम्बिनेशन दो अलग तरह के बन सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस ज़रूर होगा, आपको पता है एनर्जी डिफरेंस ज़रूर होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बॉटम टू टॉप बढ़ रही है, मतलब आप समझ सकते हो। ओके, अब हम एस एस ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे थे, ये देखो, ये नहीं कि भूल गए हो, एस एस ओवरलैपिंग यहाँ पे। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल है एक एटम का, दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल है। एस एस हम क्यों बोल रहे हैं, दो ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, दो एटम के एस, दो एस ऑर्बिटल्स हैं जो शेयर हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। और ओवरलैपिंग होगी तो अपोजिट स्पिन में होगी, भूलना मत, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन में आपकी बुक में जो है ना इस तरह दिया हुआ है, गलत मिस्टेक है ये, लेकिन बस दिया हुआ है। तो इसको आप अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि भाई यार ये मिस्टेक है, वरना कोई भी नहीं समझेगा। ओके, ना अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो आपको पता ही है स्फेरिकल होगा। एस एस ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन, वन मतलब वन एस वन होगा, है ना। तो एस माने स्फेरिकल, स्फेरिकल हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वन एस वन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये ऐसे शेयर हुआ और ये ओवरलैपिंग हुई, और किस में, ऑपोजिट स्पिन में होगा। पोस्टुलेट्स मत भूलना, पोस्टुलेट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। और किस में हो रही है, हाफ फील्ड में हो रही है। एस देखो यहाँ पे एस हाफ फील्ड है, सारी चीज़ें अप्लाई हो रही है यहाँ पे, देखो एस हाफ फील्ड है, इसका भी एस हाफ फील्ड है। जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, देखो ये दोनों अभी एक ही स्पिन में कंबाइन हुए, मतलब कंबाइनिंग हुई, ओवरलैपिंग हुई एस टू की, और ये क्या हो गई, अपोजिट स्पिन में हो गई। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ रिच होगा, जहाँ पे एक्सिस दो न्यूक्लियाई के दरम्यान ज़्यादा होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैपिंग है, उधर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा मिलेगा, रिच में। ओके, अब एस पी की बात आ रही है, सही है, एस पी। आप बोलोगे पी तो डंबल होता है, ये क्या है, यहाँ पे तीनों शेप बनाई हुई है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, नहीं, पी जेड है और ये पी वाई है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सही है। और ये एस है, एस तो आपको पता है सिंपल स्फेरिकल, बिल्कुल इजी सा। लेकिन पी जो है उसकी भी तीन तरह के रीजनरेट्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो तीनों बनाए हैं हमने, सही ना। ये एस है और ये वाई, ओ सॉरी, ये एस है, और ये जो है ये इसका पी का जो है पी एक्स है, पी जेड है, सही ना। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन का, और शेयर कौन सा होगा ये भी याद रखना, शेयर हाफ फील्ड होगा। अब हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड एक एटम में कितनी बार बन सकता है, वन टाइम, वन टाइम से ज़्यादा नहीं, सही है ना। आप अभी इतना जान लो, देखो यहाँ पे ये जो बनेगा ये सिग्मा है, इसके बाद जो हम देखेंगे वो आगे देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे सिग्मा बनता है, पहला जो बनेगा। अब ये देख सकते हो, और सिग्मा पहला नहीं बनता, सिग्मा जब बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, देखो ये हेड है, ये इसका हेड है, तो ओवरलैप हुआ अपोजिट स्पिन में। कौन सा, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन का डिजनरेट, और ये फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन के ये फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, इस पे तीन नहीं हो सकता कभी भी, दो होंगे, सही ना। तो अब हाफ फिल्ड होगा, ये भी हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है ओवरलैप करेंगे, और फॉर्मेशन किसका होगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया, लाइक एच एफ, एच सी एल, इसमें भी यही होगा। अब ये टू पी जेड खाली था, तो इसलिए एस पी ओवरलैपिंग हुई, और पी जेड के साथ हुई है ना। इधर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम है, यहाँ भी एक फ्लोरीन एटम है। अब ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमें कौन सा चाहिए था, हमें पी पी ओवरलैपिंग चाहिए थी, मतलब एक का पी तो दूसरे का भी पी। अब ये इसने मिस्टेक की है, ये जो है यहाँ पे अभी ऐसे स्पिन में होगा, बट आगे जाके ऑपोजिट स्पिन में हो जाएगा, देखा। अभी आप देख सकते हो। ओके, अब ये जब ये बॉन्डिंग करेंगे पी जेड की, मतलब हाफ फील्ड, तो ये बन जाएगा, तो मतलब बीबीटी तैयार कर रही है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पीजेड मतलब फ्लोरीन एटम ओवरलैप कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम एक एटम देखते हैं तो उसमें दो तरह के पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग करेगा, जिससे किसी उसने किसी से किसी और एटम के बॉन्ड से किसी और एटम के पेयर से बॉन्डिंग कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर से। और एक होता है लोन पेयर,
जो ऐसे ही मतलब उसने अभी तक बॉन्डिंग की ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो इस तरह एटम में होता है। ओके ना, आगे मूव ऑन करते हैं, एसपीपी भी समझ में आ गया। अब आते हैं पाई बॉन्ड। देखो, नाइट्रोजन को ही हम लेते हैं N2, हमने यहाँ पे उसमें एक तो ओवरलैपिंग करा ली हेड टू हेड, बट अब मसला ये आ रहा है बाकी के दो का क्या होगा। तो वो बाकी के दो कौन से हैं, वो हैं पाई बॉन्ड, सही है ना। और पाई बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट है, सही है ना। मैं इसको इस तरह लिखूंगा, सिग्मा, सिग्मा को आप सिग्मा को इससे शो करते हो, सही है। सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है किससे, पाई बॉन्ड से। पाई को आप किससे शो करोगे, इससे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये सिग्मा है और ये पाई है। ओके, अब ये फॉर्म किस तरह होता है, ये होती है लेटरल ओवरलैपिंग। पहले हमने देखा था हेड टू हेड हो रही थी, कौन सी, हेड टू हेड। यहाँ पे लेटरल होगी, यहाँ पे ये लेटरल होगी। ये शायद इमेज गलत है, या इस ये पिछली इमेज के हमने जो है उठा के, नहीं सही है। ओके, परफेक्ट है, सही है। ये जो हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको याद रखना है। ये जो हेड टू हेड हुआ है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। ओके, बट जो लेटरल होती है ना, ये तो हेड टू हेड हो गया, लेकिन लेटरल किस तरह, लाइक देखो, 1 मिनट, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखता हूँ। इस तरह जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, जो बॉन्डिंग आएगी, ओके, ऐसे, ये पाई बॉन्ड है। O2 में देखो, N2 में भी आप देख सकते हो, N2 में जो दो हैं ये पाई बॉन्ड है, ये लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए ये वीकेस्ट है। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये देखो, ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये भी पाए है, ये भी पाए है। लेकिन ये कौन सी है, ये सिग्मा है। ये कौन सी है, ये सिग्मा है, और ये दोनों पाए हैं, ये भी पाए और ये भी। अब ये कब होती है, अच्छा एक मिनट, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। लाइक लेटरल साइड में ओवरलैप पी ऑर्बिटल बिटवीन, अब ये होगी किसके दरमियान, ये पी ऑर्बिटल के दरमियान होगी। ओके, देखो ये भी पी है, ये भी पी है। लाइक पी एक्स पे जो है बॉन्डिंग हो गई। अब पी वाई और पी जेड रिमेन है, तो पी वाई और पी जेड पे हो जाएगी, है ना। इस तरह O2 पे हो रही है। मतलब पी ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल। लेटरल साइड है तो इस तरह से पैरेलल होंगे ना, देखो ये देखो पैरेलल है। लेकिन हेड टू हेड में लीनियर थे, तो हेड टू हेड में आपको लीनियर और देखना है, और पाई बॉन्ड में मतलब लेटरल साइड वे में पैरेलल देखना है। उधर लीनियर, यहाँ पैरेलल। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है बहुत मिनिमम होगी, वीकर होगी रिलेटिवली सिग्मा बॉन्ड से। ओके, O2 N2 इसकी एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। लाइक अगर PX2 है ऑक्सीजन एटम की, तो PY मतलब दो इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हैं, तो वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी एक में, और एक में पी ऑर्बिटल मतलब लेटरल शेयर होगा, जिससे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब O2 में कितने होते हैं, O2 में दो बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे गलत थे, तीन नहीं होते हैं। ओके, इस तरह देखो ना, O2 का अगर हम देखें तो O2 में छः नहीं, छः नहीं, आठ। ओके, 1s2, 2s2, और 2p4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे लाइक एक सिग्मा बनेगा, एक पाया बनेगा। इसी तरह आपको N2 भी दिया हुआ है, लाइक N2 में आप देख सकते हो, सही है। 1 सिग्मा और 2 पाई इसमें बनते हैं, लाइक एक सिग्मा बनेगा और बाकी के दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ये भी इसकी एग्जांपल हो गई। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, लाइक SS SP PP या PY PZ की। मतलब आपको देख सकते हो यहाँ पे, लाइक यहाँ पे डिजेनरेट्स नहीं बनाए, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। ओके, अगर ये फील्ड है पहले से ही, तो कितने सिग्मा बनेंगे, मतलब आपको पता है एक सिग्मा और एक पाई। बट अगर ये हाफ फील्ड है इस तरह से, ओके, तो यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ओके, आप इनकी मैक्सिमम रेंज भी जान सकते हो, मिनिमम रेंज भी जान सकते हो। ओके, इस तरह से। अब हम स्ट्रेंथ पे आते हैं। अब जैसा हमें पता है कि भाई जितनी अच्छी ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ओके, बिटवीन द आइटम, उसकी एनर्जी, उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसलिए कहते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है
वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जैसा एसपी और पीपी होता है, सही है ना, क्योंकि एसएस तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल चार्ज है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन पीपी जो है वो मतलब थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, और एसपी जो है थोड़ा इफेक्टिव होता है, और पीपी उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, यहाँ पे हम बॉन्डिंग की बॉन्डिंग का और मतलब जो बता रहे हैं यहाँ पे आपने देखा था। अब जो पी ऑर्बिटल जो है डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है लॉन्गर लॉब से, और इफेक्टिव ओवरलैप होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है, एसएस बॉन्ड जो है वो वीकर है एसपी और पीपी बॉन्ड से। ओके, अब आप बोलोगे भाई ये जो हमने पीछे देखा था कि भाई एसएस स्ट्रोंगर है, एसपी वीकर है, और पीपी बहुत वीकेस्ट है, तो यहाँ पे ये कैसे हो गया? तो देखो एसएस जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सही है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वो मतलब आपको इस तरह बोल सकते हैं कि उसको इतनी ज़्यादा मतलब वो उस ऑर्डर उस सेंस में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है, किसने अच्छी ओवरलैपिंग की, कौन ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर रहा है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में लोंगर लॉब्स तक है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैप है, तो वो एस एस नहीं है, वो एस पी और पी पी है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड एस एस है, बट इफेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शनल चार्ज जो है वो पीपी और एसपी की। ओके, तो इसलिए पीपी सबसे ज़्यादा, तो हम ऑर्डर इसको इस तरह भी लिखते हैं, एसएस देन एसपी एंड देन पीपी। अब पाई बॉन्ड जो है वो दो रीजन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब एक अबव पे आपको ज़्यादा मिलेगी, एक लो पे नोडल प्लेन पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, पता है, न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो इधर जो है मतलब नॉट मैक्सिमम, दैट्स वाई पाई बॉन्ड जो है वीकर होता है सिग्मा से, इसलिए सिग्मा जो है स्ट्रॉन्गर है। ना अब हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के हम जो है एक तरह से डिफरेंस भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हो भाई कि ये इधर सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे एस 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 पी और पीपी ओवरलैपिंग तीनों तरह की हो रही है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड में लेटरल साइड होती है, यहाँ पे जो है आपको हेड टू हेड ओवरलैपिंग मिलती है, मतलब ये जो है हाफ, इट इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड, ठीक है ना। और ये किस तरह होगी, ये लेटरल होगी, ये हेड टू हेड है तो ये लेटरल साइड है। यहाँ पे जो है एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमने मैक्सिमम देखा था। ऑर्बिटल फ्री रोटेशन कैन पॉसिबल, द टू एटम ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, बट यहाँ पे जो है फ्री रोटेशन में नॉट पॉसिबल कि दो पाई बॉन्ड जो है प्रेजेंट हो। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही अगर ऑर्बिटल बने हैं, सही ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसर होगा प्लेन ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्सिस, बट यहाँ पे जो है अबव और बिलो पे होगा, लेकिन नोडल पॉइंट पे जीरो होगा, देखो यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे अबव और बिलो पे, मतलब यहाँ पे जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसर है, जहाँ पे बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस के लाइन यहाँ से हम जब भी करते हैं तो वो यहाँ से क्रॉस करती हुई जाती है, मतलब दोनों सेंटर्स के हम लेते हैं, वो बॉन्ड एक्सिस होता है, सही ना। उधर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसर होता है, सही ना। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? लाइक इसने जो है हमें कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम की वैलेंसीज डिस्क्राइब नहीं की कि भाई ये केस, मतलब इसमें फेल था इनको डिस्क्राइब करने में। और इसने ना हमें ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर बताया, जो हम आगे पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, मतलब इसने नहीं बताई मॉलिक्यूल। ना अगर हम आगे देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मिल्कियंस, हुन एंड हकल ने इसको जो है मतलब 1927 में इंट्रोड्यूस किया, और इसके कुछ एजम्पशंस थे। ओके, हम इनको अभी पढ़ते हैं 1 मिनट। ओके, जैसे आपको पता है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं जब भी वो एक तरह से ओवरलैप करेंगे, कंबाइन होंगे, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मक्यून एंड हर्न्स ने मतलब जो है बताया कि भाई अगर ये ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो मे बी ये ऐड हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, कंस्ट्रक्टिव अगर इन कंस्ट्रक्टिव कम्बिनेशन हुआ, एडिंग हुई, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम सिग्मा से देखेंगे, सिग्मा से शो करेंगे, सिग्मा एस से। बट अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, इनके दरमियान नोडल प्लेन बना, एक नोडल एक्सिस बन गया, ओके, मतलब डिस्ट्रक्टिव कम्बिनेशन हुआ है, तो मतलब वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है, मतलब सिग्मा स्टार एस।
ओके, मतलब और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरह के बन सकते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आओ उसके बारे में देखते हैं, पोस्टुलेट्स क्या है और एजम्पशंस क्या है। तो उसने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये कंबाइन होंगे लिनियरली या मतलब लिनियरली तो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो या एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो वो फॉर्म करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें एक के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब दो तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, तो उनमें शायद एक की एनर्जी ज़्यादा हो और एक की एनर्जी कम हो। सही है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं। देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इनमें एक की एनर्जी ज़्यादा है, एक की एनर्जी कम है। तो अगर हम देखें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो एक तो होता है जो जो जिसके पास एनर्जी कम होती है, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लाइक दिस। इसकी एनर्जी क्या है, कम है। क्या इसकी कम है, एनर्जी कम है। और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, लेकिन दो तरह के बन रहे हैं, जिसमें एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज़्यादा है। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय न्यूक्लियाई कंबाइनिंग एटम। जब दो एटम के न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, मतलब दो एटम कंबाइन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है हम किससे करते हैं, आपको पता है, बॉल्स, हॉर्न्स एंड पॉलिश रूल्स के जरिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, हॉर्न्स रूल तो मैंने अभी बताया। ओके, तो अब हम आगे आते हैं। आगे जो है हमें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। करेक्टरिस्टिक्स लाइक, अब अगर हमें बॉन्डिंग हो रही है, तो अब वो बॉन्ड का ऑर्डर कौन सा है, हमें देखना है बॉन्ड का ऑर्डर कौन सा है, उसमें कितने बॉन्ड बन सकते हैं। वो एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। यस, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, ओके, और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, अब हीलियम में कितने बॉन्ड बनते हैं। ओके, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब ये बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है, वो हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये फार्मूला बताएगा। ओके, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, उसमें उसमें जो है एक की लोअर एनर्जी होती है और एक की आपको पता है हायर एनर्जी है। अगर लोअर एनर्जी है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है कंस्ट्रक्टिवली। कैसा, कंस्ट्रक्टिवली। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, किधर, दो न्यूक्लियाई के दरमियान। अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिवली इस तरह बन रहा है। अगर इनके दरमियान भी मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली, मतलब आप कह सकते हो मैक्सिमम है। बट अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करूँ, तो वहाँ एनर्जी हाई है, सही है, एनर्जी हाई है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन है। कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके, लाइक ये तो पाए आपको डंबल से होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी, लाइक इस तरह से और इस तरह से, है ना। तो इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, जीरो जब होगी जहाँ पे ये इनका नोडल प्लेन है ना, इधर जीरो है, जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो हो रही है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम ऑर्डर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, लाइक इससे, यहाँ पे आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है और नीचे 2 से डिवाइड कर देना है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ मज़ा नहीं आया ना। वो अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, लाइक उनकी मैग्नेटिक नेचर भी जानेंगे। उसने कहा था ना कि ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है, हमें कैसे पता चला, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया। ओके, ना पहले हम हाइड्रोजन पे आते हैं ना। पहले हम जो ऊपर एक चीज़ देख लें कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है बॉन्डिंग का, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यस, अगर इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम का हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बता पा रहे हैं कि भाई वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो फिर तो पता चलेगा ना कि भाई ऑक्सीजन क्या है। तो इससे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी, इनके बारे में बताते हैं। मतलब अनपेयर और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, मतलब जो शेयरिंग हो रही है, जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ओके, या कौन सा है मैग्नेट। आपको देखा है ना भाई, कितने तरह के होते हैं, लाइक मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, और भी होते होंगे। ओके, तो हम अभी जो है सिर्फ डाया एंड पैरा के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक एस टू बॉन्डिंग करता है ना, एस टू में बॉन्डिंग होगी इस तरह से। अब हमें नहीं पता इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है ना, हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करना है एस टू। तो हमें इसके इलेक्ट्रॉन तो पता है होना चाहिए, एक एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी को ये नहीं पता तो मतलब वो अभी केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन में, ओके।
अब वो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन का, अब ये दो हाइड्रोजन है H2 है, तो एक हाइड्रोजन को इधर रखेंगे, उसके लिए एक ऑर्बिटल बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल सामने रख देंगे बिल्कुल, मैंने जैसे बताया दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके बनाया, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं दो, अब ये मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ रख दिया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ रख दिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, लाइक एक बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। तो मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, लेकिन एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया। ओके, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फिल करोगे आप सोचोगे यार इसकी एनर्जी ज़्यादा, नहीं, इसकी एनर्जी कम है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, लाइक यहाँ पे आपने इसको लाया इधर, इसको लाया इधर, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होने के बाद खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से भी आ गया। एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं आया। अब ज़रा इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे बॉन्डिंग लिखना है ऑर्बिटल, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। एंटी बॉन्डिंग में ज़ीरो, मतलब वहाँ ज़ीरो लिखोगे, 2 - 0 2 होगा, सही है। 2 को डिवाइड करो 2 से 1 आएगा, 2 1 जा 2। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 को 2 से डिवाइड करो और 0 आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, 1 आता है। माइनस करो 2 को 2 से तो 0 आएगा। ओके, तो 1 आ जाएगा, और 1 आ रहा है मतलब हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता पाए बन जाए फिर बाद में सिग्मा बने, नहीं, पहले सिग्मा बनता है फिर पाए बनेगा, सही ना। अब यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तभी कोई मतलब खिंचाव और या फोर्स रिपल्जन वगैरह होती है। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं बनती, मतलब जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे दोनों पेयर कर गए, तो इसलिए ये हाइड्रोजन क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एक एटम देखें, तो अगर इस एटम में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी और एटम से पेयर हुआ हुआ है, ओके 1 मिनट, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है बट ये अनपेयर है, तो इनमें आपस में रिपल्जन्स होती हैं। वो रिपल्जन्स के वजह से इसकी मतलब जो है मैग्नेटिक नेचर चेंज हो जाती है। तो अभी इस पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन था एक हाइड्रोजन एटम के पास, उसने दूसरे के साथ शेयर कर लिया, तो मतलब ये क्या है, ये बन गया यहाँ पे डायामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। और आप देख सकते हो, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अभी हमें कुछ बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, डायमैग्नेटिक क्यों होता है। लाइक सब्सटेंस दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल दैट आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। लाइक आप O2 की एग्जांपल ले लो, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैंगे। ओके, अनपेयर्ड नॉट अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं अनपेयर्ड नहीं बनाया था। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑर्बिटल में, वो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। लाइक जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं, सही है। अगर सब्सटेंस जिसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, तो वो रिपेल्ड होंगे, सही ना। लाइक ये पेयर ऑर्बिटल में, एक अनपेयर्ड हो गया। अब अनपेयर्ड होंगे तो अब यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड इसको अब इस पे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनमें एक तरह से खिंचाव पैदा होगा, इनको अट्रैक्शन आएगी इनमें। ये मतलब यहाँ से इस तरह से हो जाएगा कि ये यहाँ से निकलना चाहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ। बट ये कौन से हैं, ये तो वैसे ही पेयर्ड है। पेयर्ड क्या मतलब दो आपस में जुड़े हुए हैं, लाइक अब अब ये अगर पेयर्ड हैं तो ये आपस में रिपेल करेंगे, मतलब मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लाइक द सब्सटेंस दैट हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल आर रिपेल्ड बाय, ये रिपेल किससे होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लाइक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो अब ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, अब ये रिपेल होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेंगे, तो अब उसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। इधर O2 की एग्जांपल दी है, यहाँ पे H2 N2 और हीलियम की एग्जांपल दी है। आपको क्या लगता है हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर है 0। कैसे, लाइक हीलियम जो है, अगर आप उन दो हीलियम का फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बना के भी दिखाता हूँ। लाइक ये हीलियम है, अगर ये हीलियम दूसरे किसी हीलियम से, ये दो इलेक्ट्रॉन, लाइक ये दो इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग,
तो आपको क्या लगता है यहाँ पे भी दो आएंगे, यहाँ पे भी दो आएंगे। लाइक 2 - 2 इज इक्वल टू 0। यस, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, और 0/2 क्या होता है? 0/2 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स हीलियम जो है वो ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर है, वो बॉन्ड नहीं बनाता, उसमें बॉन्डिंग नहीं होती, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनता। ओके, अब पैरामैग्नेटिक कौन होगा? आप ये देख सकते हो इससे कि मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आर पैरामैग्नेटिक। अब वो पैरामैग्नेटिक क्यों है अनपेयर्ड है? क्योंकि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे खींचेगी, वो अट्रैक्ट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एक टाइनी सी मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की भी क्रिएट होगी और ये अट्रैक्ट होगा। बट डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब उन पर इन्फ्लुएंस करोगे वो रिपेल होंगे, जिसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक नेचर रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा आपको और डिटेल में नहीं समझना है इसको। ओके, आगे चलते हैं। ना इस तरह से आप O2 का भी निकाल सकते हो, और N2 भी यहाँ पे दिया होगा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर। ओके ना, O2 का आप देख सकते हो ये। अब O2 में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एक ऑक्सीजन एटम की करना, ये नहीं कि दोनों O2 को मिला के करो। 1s2, 2s2 और 2p4। तो आप सोच रहे होगे कि वन की भी लूँ, लेकिन वन की आपको लेने की मतलब ज़रूरत नहीं है। सही है, लाइक सिर्फ 2s2 और 2p2 कर लो। ये 2s2 है, यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रॉन रखे, यहाँ पे भी दो रखेंगे, तो दूसरे ऑक्सीजन के भी रखने हैं, दो दो रख दिए, यहाँ पे 4 पूरे फिल हो गए। लेकिन इसके अलग से कैलकुलेशन नहीं होगी, इस पूरे की अलग से एक साथ कैलकुलेशन होगी। ओके, यहाँ पे आपने जो है मतलब पी पे फिल करोगे। पी में आपको पता है 3 रीजनरेट होते हैं, PX PY PZ। इधर भी PX PY PZ। तो तीनों में कितने फिल होंगे? 4। ओके, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 फिल होंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, नहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, ये PX है, ये PY है, और ये PZ है। कितना है? PX PY और PZ। ये सिग्मा PX है, मतलब ये इस अभी इनके नाम्स भी हम नेम्स भी हम देखते हैं। बट पहले देखो, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उसमें अब इस तरह से 3 आ जाएंगे, मतलब उसमें एक PX हो जाएगा, एक PY हो जाएगा, और एक PZ हो जाएगा। इसी तरह उसका अपोजिट एंटी बॉन्डिंग, जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर बॉन्डिंग है तो सिग्मा 2s, बट अगर एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 2s। इसी तरह इधर सिग्मा 2px है तो अब आप इनको सिग्मा नहीं लिख सकते, क्योंकि PY और PZ में ऑलवेज आप समझ लो पाई बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? पाई बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पाई 2 PY, यहाँ पे पाई 2 PZ। और सिग्मा, मतलब ऑलवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको यहाँ पता है यहाँ पाई बॉन्डिंग होती है, इसलिए आप यहाँ पाई लगाओगे। यहाँ पे पाई*2 PY और यहाँ पाई*2 PZ, और यहाँ स्टार सिग्मा*2 PX। अच्छा, एक मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बता दूँ कि ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास आप देखो तो उसके बैलेंस में देख सकते हो 6 है इलेक्ट्रॉन है। सही है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखो 2 और 4 6। बट अगर यहाँ पे अगर इस होते 6 की जगह 7, और 7 की जगह भी 8 होते थे ना, 8। लाइक देखो आपको मैं इस तरह दिखाऊँ, ये कौन सा है? ये है नाइट्रोजन। सही है, अब नाइट्रोजन में क्या होगा? नाइट्रोजन में 7 है अभी, ये इसमें तो वैसे ही 8 है, लेकिन नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन में 7 है। तो अब अगर इसमें 7 है ना, तो इसका 2px यहाँ पे इमेज इसमें थोड़ा सा कर दी, मतलब आप यहाँ पे 2px जो है ना इधर आ जाएगा। सही है, और ये 2py हो जाएगा, और ये 2pz हो जाएगा। सही है ना, मतलब यहाँ पे 2px और 2py और 2pz। मतलब जहाँ अगर कोई भी ऐसा एटम का हो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 7 है, मतलब आप 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं, तो आप उसमें px को ऊपर कर दोगे। बट अगर 8 हैं तो फिर आप क्या करोगे? px को नीचे रहने दोगे। सही है ना, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अगर आप इसको जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सही नहीं मिल रहा। लाइक आप यहाँ पे देखो, स्टार 1s, स्टार सिग्मा 1s, सिग्मा*1s। आप किस तरह से कर रहे हो? यहाँ से, लाइक सिग्मा 1s, इसने 1s से स्टार्ट किया, सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, लाइक सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, एंड देन 2। फिर क्या कर रहा है ये? सिग्मा, फिर ये कह रहा है
पाई 2p y। अब ये यहाँ पे चला गया पाई 2p y, फिर पाई 2p z, फिर ये इसके ऊपर होगा लाइक सिग्मा। आई थिंक इट्स रॉन्ग। यस, यहाँ पे इस तरह से इस ऑर्डर में चलेंगे लाइक स्टार सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा, फिर सिग्मा 2px, फिर सिग्मा, फिर पाई 2py एंड देन पाई 2pz, फिर आप एंटी पॉइंटिंग में चलोगे। इस तरह से मतलब यहाँ से लेके आप यूँ करके ऑर्डर लेके चलोगे। तो अगर आपसे मोलिकुलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन पूछे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, तो आप इसको इस तरह से लेके चलोगे, सही है ना। इस तरह से मत लेना, लेकिन px और py ये याद रखना बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इस चाहे भले वो स्टार के हों, मतलब एंटी बॉन्डिंग के हों या बॉन्डिंग के हों, ठीक है, वो क्या होंगे? वो बराबर रहेंगे। एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, लाइक ये आपके पास है सिग्मा, लाइक इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2px क्या हो जाएगा? 2px पहले आ जाएगा, मतलब 2px जो है ना इनके बाद चले जाएगा, इस तरह से इधर आ जाएगा 2px, और ये 2py और पाई 2py और पाई 2pz इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर उसका z क्या है? 7 है या 7 से कम, और अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर आप इस तरह ही करोगे, सही है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है लाइक 2 और 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1s में भी आपको काउंट कर लेना, तो 9 10, तो 10 तो आप यहाँ लिखोगे। 1s भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई मतलब आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आप देखो जिस तरह आप 1s बनाओगे उसी तरह 2s बनाओगे, सही सी बात है। तो आप एक काम करो ना कि भाई जो 1s में आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं उसी को उसी के मतलब उसी जो 2s में आपने कैलकुलेट किया मतलब जो फिल किए हैं, इसी तरह आप जो है 1s की भी ऐड कर दो। लाइक आपने यहाँ पे 2 कैलकुलेट किए हैं तो 1s की भी 2 इधर ऐड कर लो। यहाँ पे जो है 6 हैं, 2 और 6 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, मतलब एंटी वो मतलब जो है 1s के भी लेंगे और एंटी बॉन्डिंग में, और फिर यहाँ पे 5 6 6 से माइनस कर दिया। आप इसको 10 में 6 माइनस करो, 4 बचेंगे, 2 उसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दो, मतलब बॉन्ड ऑर्डर है, दो बॉन्ड बन रहे हैं। दो बॉन्ड है तो मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर लगता है। इस एग्जांपल MO and O2 की एग्जांपल दी है लाइक दिस। इस तरह जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा दो पाए होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायमैग्नेटिक है। आप बोलोगे ये पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं है? ये डायमैग्नेटिक है, और ये एटॉमिक नंबर 7 से आप किस नीचे 7 है या 7 से नीचे होगा तो आपको पता है। अब आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास 10 आएंगे, बट यहाँ पे 4 आएगा। यस, 1 2, ये 1s भी दिया है ना, 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग में लो 1 2 3 4 बस। तो यहाँ पे आप -4 लगाओगे, डिवाइड बाई 2, 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड है, आप बोलोगे डायमैग्नेटिक कैसे? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है ना। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मतलब उनमें पेयरिंग नहीं है, फ्री है। बट यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक, इसलिए सबने यहाँ पे पेयरिंग कर, लाइक ये देखो ये भी पेयरिंग हो गई, बचा ही नहीं। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पेयरिंग नहीं मिल रही, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिफरेंस। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो आप इसको एक बार देख लेना कि भाई कौन सी बॉन्डिंग, मतलब जिसमें कौन सी थ्योरी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बता रही है, कौन सी जो है इन्वॉल्व कर रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइक, और उनमें कौन सी जो है मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के मतलब उनकी आइडेंटिटी बता रही है, और कौन सी नहीं बता रही है उनकी आइडेंटिटी, और कौन सी थ्योरी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई लेकिन जिसने बॉन्ड ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया, सिंगल डबल और ट्रिपल के बारे में बताया। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं बता पाई कौन सी, और कौन सी थ्योरी है जिसने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को एक्सप्लेन किया। ओके, आपकी बुक में जो है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में सिंध बोर्ड में कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं बताया, बस ये बोल दिया O2 पैरामैग्नेटिक है, S2 डायमैग्नेटिक है, और जो है एक छोटा सा डिडियो नोट लगा दिया। अगर किसी कोई उसको रीड भी करता है तो उसको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। ओके।
नो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे आ रहे हैं। इसके बाद जो है रेस्पेक्ट थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन है एंड देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई एक एटम है तो उसमें बॉन्ड पेयर भी होगा जो बॉन्डिंग में से पार्टिसिपेट करेगा। मे बी 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बॉन्ड 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से। और लोन पेयर भी होता है जो मतलब जिसने बॉन्डिंग नहीं की है, नॉट नॉन बॉन्डिंग पेयर। ओके। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग भी हो रही है, सही है ना। लाइक आप देख सकते हो एन 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 टू को ही लेते हैं, एन टू में कितने बॉन्ड हैं, एन टू में 3 बॉन्ड हैं। तो आप यहाँ पे सिग्मा तो लोगे, लेकिन हम जो अभी हम पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती कि मॉलिक्यूल की शेप पाई बॉन्ड से चेंज नहीं होगी। कि ये नहीं कि बस में एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाए, नहीं। मॉलिक्यूल की शेप लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करेगी, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि भाई ये पाई बॉन्ड है तो इस पर, तो पाई बॉन्ड को आप यहाँ से निकाल देना। लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है कि आपको पता है, सही है। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पेयर एज लोन पेयर रिपेल करते हैं। लाइक आपको पता है कि अगर बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है तो वो दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये रिपल्जन जो है इनमें एक मतलब उन दोनों को एक तरह से दूर लेके जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैनर चेंज होता है उनके दरमियान। अगर रिपल्जन मिनिमाइज होगी तो ओरिएंट चेंज होगा, ओके, उनके दरमियान स्पेस चेंज होगी तो शेप चेंज हो जाती है इसमें। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी मतलब जो रिपल्जन हो रही है उसका क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। लाइक जो लोन पेयर रिपल्जन है वो ज़्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और उससे भी ज़्यादा है बॉन्ड पेयर, मतलब सबसे कम कम जो रिपल्जन हो रही है वो बॉन्ड पेयर में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे मतलब ज़्यादा जो हो रही है वो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्जन हो रही है। ओके, ठीक है, आपको सीक्वेंस समझ में आया होगा। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि वो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो शेप को डिपेंड नहीं करता। अब जो शेप जो हम इलेक्ट्रॉन की डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो बॉन्डिंग हो या बॉन्डिंग पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन मतलब एटम नहीं मॉलिक्यूल की शेप में चेंज आता है, सही ना। अब हम शेप्स देखेंगे कि शेप्स किस तरह बनी, क्या इसमें मतलब जो है पीछे आप कह सकते हो लाइक CO2 है। आप बहुत अच्छी एग्जांपल लिया हमने स्टार्टिंग में, इसमें O के साथ डबल बॉन्डिंग बना देती है, टेट्रावेलेंट है। एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है कि भाई ये टेट्रावेलेंट हो जाता है। आप क्या सोच रहे हो कि भाई ये पाई बॉन्ड का तो जिक्र नहीं है तो इसको काट दो, है ना। इसको काटो पहले, हमने जो अभी हमने पढ़ा था तो हम इसे भूल ना जाए, तो पहले इस पाई बॉन्ड को काटो, इससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो मतलब हम इसको इस तरह से लेते हैं शेप। क्या आपको ये शेप कहीं रिजेंबल करती हुई दिख रही है? बस ये शेप तो रिजेंबल करती हुई दिख रही है, ये देखो। एंगल क्या बन रहा है, एक सर्किल जो है 360 का होता है, आपको पता है। अगर मैं उस सर्कल को आधा काटूँ तो 180 का बनता है, तो ये आधा सर्कल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये 180 का एंगल बन रहा है, यस 180 का एंगल। मतलब एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, 180। एंगल तो 180 है, यस। अभी कौन सी टाइप है, AX2 टाइप, मतलब ए यहाँ पे बता रहा है इसका सेंट्रल एटम जो 2 X के साथ बॉन्ड बना रहा है, AX2, सही है ना। ये इसका सेंट्रल एटम है और ये 2 पेयर बना रहा है। अब ये किस तरह बन रही है, ये स्ट्रेट है, लिनियर है, ओके, लिनियर शेप है। तो इसको आप क्या बोलोगे, लिनियर शेप है, यस ये लिनियर शेप है। आप देखो ना ये, इसमें कोई आपको कोई चेंज दिखा है, बिल्कुल लिनियर है। लिनियर है तो 180 का एंगल भी है, और ये इसकी ज्योमेट्री लिनियर ज्योमेट्री हुई, और ये लिनियर शेप रखता है। तो अगर आपसे पूछे भाई लिनियर शेप के एंगल बताओ, 180। टाइप कौन सी, 1x2 टाइप है। ओ AX2 टाइप, मतलब इसमें एक सेंट्रल ए है और उसके साथ X2 है। वो इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई एक AX2 टाइप बन रही है। एक ए जिसके 2 टाइप मतलब 2 बॉन्ड बना रखे हैं X से, और 180 का एंगल बन रहा है, एक लीनियर सी शेप बन रही है। BeCl2 में भी ऐसा है, C2H2 में भी ऐसा है, और CO2 में भी ऐसा ही है। C2H2 में आप बोलोगे कैसा है, लाइक इस तरह से आप बोलोगे ये तो शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज है, लेकिन नहीं। आप इसको, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनका इस तरह से नहीं लेंगे, इनको हम जो है एक कार्बन से लिया करेंगे, इनकी शेप को एक कार्बन से। फॉर एग्जांपल ये अलग शेप है, ये अलग लीनियर है। ये पूरा लीनियर नहीं होगा कि आपने कहा ये यहाँ से यहाँ 180, नहीं, ये अलग। अब ऑर्गेनिक में हम इस तरह करा करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना, उनमें
अलग से एक कार्बन से शेप ली, अगले की अलग से शेप होगी, उसके अगले की अलग शेप होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता था क्या शेप चेंज हो जाती, अलग शेप हो जाती? नहीं, ऐसे तो कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहाँ तक करोगे, तो इसलिए आप ऐसे एक कार्बन से शेप लोगे। अब ये हम आगे देखेंगे कौन सी शेप है। अब ये कौन सी शेप हुई, ये लीनियर है, यहाँ से भी देखो तो अभी भी ये लीनियर ही है। अब नाउ ट्राइगोनल देखते हैं। ट्राइगोनल क्या है, AX3, मतलब बीच में एक्स है और यहाँ पे 3 है। आप देखो ये एंगल कितना बन रहा है, ये 120 बन रहा है, क्योंकि 360 का तो सर्कल होता है यार, 120 एंगल है। ओके, तो यहाँ पे AX3 में आपको 120 का एंगल मिलेगा, ट्राइगोनल शेप मिल रहा है। ट्राइगोनल मतलब प्लेनर, तीन। आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब एटम जो है सेंट्रलाइज एटम से बॉन्डिंग कर रहे हैं एक से। ओके, लाइक अब इसमें एग्जांपल BF3, C2H2, C2H4 और AlCl3। C2H4 में आप पूछोगे कैसे, लाइक ये आप एक इस तरह से और एक इस तरह से। मैं अगले का नहीं बना रहा हूँ, अगले में भी इस वो बना देता हूँ, काम करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो 1 2 3 हो गए ना ट्राइगोनल शेप। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मतलब ये तो अब मैंने इसको एक तरह से एक ज्योमेट्री में बना दिया, लेकिन ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी इसकी इस तरह से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब 4, मतलब सेंट्रलाइज एक ही है, सही है ना। लेकिन अब इससे कितने जुड़ गए, 4 जुड़ गए। अभी आप, अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे एंगल बनेगा 109.5। सी एच फोर तो डायरेक्ट एग्जांपल है, आपको एक ही कार्बन मिल रहा है, 4 उसके साथ जुड़े हुए हैं, CH4। या C2H6, ये भी इसके एग्जांपल है, X4 टाइप है, सही है ना। टेट्राहेड्रन मतलब 4 हेड्रन कॉर्नर बन रहे हैं, 4 एक्स जो है 4 कॉर्नर्स में। अब आ रहा है ट्राइगोनल पैरामिडल। इसमें जो है ना, आपको पता चलेगा कि वाई हम कह रहे हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी कुछ लोन पेयर का भी कुछ मतलब जो है यहाँ पे रोल है, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर तो है, ये और क्या है, ये जो बने हुए हैं इनके साथ ये बॉन्डिंग ही हो रही थी। ट्राइगोनल में क्या हुआ, ट्राइगोनल में AX3 E टाइप। देखो ए तो ये सेंट्रल को बोल रहा है, आपको अब तो समझ में आ गया होगा। XCS के साथ जो 3 एटम जुड़े हुए हैं इनको बोल रहा है। ई किसको बोल रहा है, ई ये बोल रहा है लोन पेयर को। यस, इसमें एक ई लोन पेयर भी है। इस ई लोन पेयर की वजह से एटम की शेप चेंज हो गई। देखो ना, ट्राइगोनल था पहले, इस तरह का ट्राइगोनल था ना, ये देखो इस तरह का ट्राइगोनल था, बट इधर यहाँ पे एक लोन पेयर है जिसकी वजह से ई टाइप आ गया, मतलब एक लोन पेयर आ गया सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से पायरामिडल शेप बन गया। देखो ना, पायरामिड शेप हो गया, पायरामिड शेप हो गया, पायरामिडल शेप हो गया। तो अब यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, 107 का एंगल आएगा, और 109 से लेके, सही है। NH3PH3 की आप मतलब एग्जांपल ले सकते हो। AX3 E टाइप है, जिसमें आप देख सकते हो ई यहाँ पे लोन पेयर शो कर रहा है, X3 मतलब 3 एटम्स इसमें बॉन्डिंग करी हुई है, बॉन्ड पेयर। ई लोन पेयर, X बॉन्ड पेयर, और A सेंट्रलाइज एटम जिसने X तीनों कॉर्नर से बॉन्डिंग कर रखी है। इसी तरह एंगुलर है, लेकिन एंगुलर में आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको वाटर में भी देखने को मिलता है। H2O में ये O है, इसका एक लोन पेयर यहाँ पे, 2 लोन पेयर है यहाँ पे, मतलब ई कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्स कितने होंगे, एक्स यहाँ पे 2 हैं, एच है ना, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, और ए तो एक ही है। AX2E2, ये कौन सी टाइप हुई, ये टाइप हुई एंगुलर स्ट्रक्चर बना है। एंगुलर स्ट्रक्चर को, बैंड स्ट्रक्चर को, ये वो स्ट्रक्चर, सही ना। अब इधर यहाँ पे एंगल आपको 104.5 का मिलेगा, ओके। मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल में डिस्टॉर्शन हुई है, और वो एंगुलर शेप मतलब जो है एंगुलर शेप डेवलप हो गई, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, E2 लोन पेयर की वजह से। इसमें कोई मतलब सुपर कंसेप्ट नहीं था, कोई सुपर साइंस लगी हो, बिल्कुल ये सा नॉर्मल सी बात है, अगर कोई समझ में आया बहुत आसान है, ओके। एक बार और देख लेना, इस टेबल को भी एक बार कंफर्म कर लेना। लाइक AX2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों ही बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं देखा था हमने, लीनियर स्ट्रक्चर था। देखो कहाँ है लोन पेयर, कोई भी नहीं है, एग्जाम्पल से है। अब यहाँ पे AX3 में लाइक यहाँ पे 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, और तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं, कहाँ है लोन पेयर, कोई नहीं है। ट्राइगोनल प्लेयर है, BF3 LCl3 BH3, ओके। AX4 में आपको पता है चारों ही मतलब बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोई भी एक लोन पेयर नहीं है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, या ट्राइगोनल था या लीनियर था, ओके। तो टेट्राहेड्रल हो गया, CH4 SiCl4 CCl4, मतलब। अब यहाँ AX3E टाइप है, जिसमें एक लोन पेयर भी है, ई आपको लोन पेयर बता रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। आसान सी बात है, NH3 NF3 PH3। अब आप यहाँ पे NH3 देख के आप सोचोगे यार ये AX3 टाइप है, नहीं, लेकिन आप देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर कितने हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आते हैं। ओके, अब आप अगर इसका लोन पेयर नहीं जान पा रहे हो ना, तो मतलब आप मिस्टेक कर रहे हो, आप इसका स्ट्रक्चर गलत बता दोगे, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री गलत बता दो। ओके, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। इसके एक्टिव इलेक्ट्रॉन देखना, फिर देखना यार बॉन्ड कितना कर रहा है, बॉन्ड कितना हो गया। बॉन्डिंग आप बॉन्डिंग करने के बाद आप देखो इसमें बच कितने रहे, मतलब ये सारे लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, एंगुलर बन रहा है, बैंड बन रहा है, ट्राइगोनल है, सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर में दो बॉन्ड पेयर है तो दो ही लोन पेयर है, मतलब AX2E2 टाइप है, H2 और H2 ऐसे एग्जाम्पल है। एंगल आपको सबका पता होना चाहिए ना। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे आ रहे हैं, लाइक जस्ट 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई मतलब कोई ऐसे कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसमें आप जो है मतलब कोई सिंपली आप शेप जानोगे, शेप के बारे में ही जानोगे, बट डिफरेंट वे, मतलब यहाँ पे आप जो है अलग वे में शेप्स के बारे में जानोगे, उनकी मतलब एक तरह से करेक्टर के बारे में जानोगे, भाई उनका कितना रोल है। ओके, तो उसके बारे में आप जानोगे। ओके, ना हम वैलेंसी भी हमें पता होना चाहिए, लाइक इनर केस की जो वैलेंसी होती है वो हमें ज़ीरो मिलती है। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यार उसे चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास 8 है, पूरे इनको नहीं चाहिए। लेकिन जो मोनोवैलेंट होंगे ना उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन वुड भी डाइवेलेंट, सही है। अगर देखें बेरिलियम बोरोन, ये डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट रेस्पेक्टिवली किस हैं, हमें कैसे पता चलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई व्हाट इज़ ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज़ एक्साइटेड स्टेट। ओके, कार्बन की बताई थी कि कार्बन अगर डाइवेलेंट है तो क्यों है वो ग्राउंड स्टेट पे है, और अगर वो टेट्रावेलेंट है तो वो क्यों है वो एक्साइटेड स्टेट पे है। इसी तरह बोरॉन भी है, लाइक बोरॉन में आप देख सकते हो PX1 पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं 2s से उठ के PY पे चले जाऊँ, आ गया एक्साइटेड स्टेट पे, आप देख सकते हो ये देखो। इसी तरह बेरिलियम का है। बट अगर ये सारे फिल हों, लाइक PX फिल है, मतलब PX PY PZ फिल है, तो क्या आपको लगता है कि 2s का इलेक्ट्रॉन आके इधर बैठेगा? नहीं। इधर आएगा? नहीं। अगर ये तीनों फेल हैं तो 2s का इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, जब वो यहाँ भी सही है, इससे अच्छा तो यहाँ भी आके अगर इसे अपोजिट स्पिन में, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन के साथ ही, मतलब अगर उसे सेट होना है तो उससे अच्छा तो वो यहाँ भी सही है ना। तो इसलिए अगर ये तीनों पहले से फेल हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मतलब वो वही उसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। लाइक देखो अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है, लाइक 1s2, 2s2 और 2p3 का हो, तो आप सोचोगे यार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 4 जाएगा, नहीं। जब ये तीनों ही फेल हो गए तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का आकर क्या करेगा, यहाँ पे भी आके डबल ही होगा, डबल डबल अपोजिट स्पिन में मूव करेगा, उससे अच्छा वो नहीं आएगा। वही उसकी क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो इससे एटॉमिक नंबर से कंफ्यूज मत होना। बट जो एक्साइटेड स्टेट में आ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खुला होकर आराम से एक और अपने डिजेनरेट में सेट हो सकता है, तो वो सेट होगा। ओके, नो अब हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की, लाइक आपको बताया कि ऑर्बिटल शेयर होते हैं S और P, और S और P, मतलब जब ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो एक शेप प्रोड्यूस होती है। लाइक अगर एक S ऑर्बिटल है सेंट्रलाइज और उसके साथ 3 P शेयर हो रहे हैं, 1 मिनट, लाइक एक P यहाँ पे शेयर हुआ, दूसरा P यहाँ पे शेयर हुआ,
और तीसरा पी यहाँ पे शेयर हुआ, ये 3 पी शेयर हो गए। हाँ, तो आप क्या कहोगे इसको, sp3 ऑर्बिटल, मतलब 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, लेकिन ये इस तरह शेयर नहीं होते। मैं आपको थोड़ा सा मिस गाइड कर दिया है, सॉरी। लाइक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक एटम का, ये लाइक दिस, इस तरह से, ये दूसरे के, ना ये, ये तो हो गए शेयर। ओके, अब इनमें से भी, लाइक इसको भी मैं इनको सिंगल सिंगल कर देता हूँ। तो ये भी शेयर होंगे, ये और ये। अगर ये sp एक शेयर हो रहा है और ये 3p भी शेयर हो रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे sp3 ऑर्बिटल है ना, ये sp3 ऑर्बिटल हुए, एक एस शेयर हुआ, 3p शेयर हुआ। अगर मैं इसको इसमें से एक को फिल कर दूँ, तो आप क्या कहोगे, sp2 वन नट। अभी भी sp क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड होगा, क्योंकि ये तो शेयर होगा है ना, s पर s तो ज़रूर शेयर होगा, 3 इसके साथ ये शेयर होगा। अब कितने शेयर होंगे, अब sp2 शेयर होगा। अगर मैं इसको भी फिल कर दूँ, तो अब sp1 एक शेयर होगा, वन नट, यस। अगर ये फिल होता है, तो ये sp2 हाइब्रिड, ये एस वो sp, अब ये sp1 हो गई, सही है ना। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब प्रोड्यूस होते हैं। इक्वल, वन मिनट, कहाँ गया, इक्विवेलेंट शेयरिंग होती है। अब देखो, अगर sp3 है तो इसमें 4 ऑर्बिटल शेयर हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, कितने, 4 ऑर्बिटल। मतलब एक s हो रहा है, 3p हो रहा है। s का कितना इसमें रोल है, इसका 25% रोल है। अगर आप 4 को आप देखो, आ, आ, 4 में से अगर वो सिर्फ किसी एक का रोल प्ले कर रहा है, मतलब उसमें से, मतलब वो एक का रोल प्ले कर रहा है, तो मतलब वो 25% अपना वर्क कर रहा है। चारों को मिला के 100% होगा, तो मतलब वो 3 मिला के 75%, मतलब पी करेक्टर यहाँ पे 75 है और एस करेक्टर यहाँ पे 25 है। इसी तरह sp2 में 33 होता है, 33.33 एंड 66.66 पी का। और sp तो आपको पता है 50-50 जो है, मतलब दोनों का करेक्टर है, दोनों की 50-50% मिक्सिंग है। मतलब ये क्या कह रहा है कि लिनियस पॉलिंग ने जो है, मतलब इसमें इसका मतलब जो है सजेस्ट किया, आइडिया क्या क्या, nearly equal energies can be mixed various atom equivalent hybrid orbital, mixing of different orbital to produce same number of equivalent orbital। मतलब उनकी एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, और हाइब्रिडाइजेशन उसे हम कहेंगे, सही है ना। आगे देखते हैं। नाउ sp3, अब आपको समझ में आएगा थोड़ा। लाइक sp3 में क्या है कि एक s शेयर हो रहा है, s, और पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। एंगल क्या होगा, 109 का बन जाएगा। लाइक एक एस और 3p, एक एस है और 3p है, रेशो क्या बन रहा है, 1:3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसके कितने कॉर्नर आ रहे हैं, 4 कॉर्नर आ रहे हैं, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बन रहा है। एंगल क्या हो जाएगा, 109, क्योंकि हमने अभी खुद देखा है कि टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में कौन सा एंगल होता है, 109 का। 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, ये देख सकते हो, 1 2 3 4। अब इसमें 3 तो पी है, एक एस है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, जिसमें 4 ऑर्बिटल शेयर हुए, जिसमें से एक एस था, 3p थे, 3p थे, जिसके वजह से 4 कॉर्नर बन रहे थे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनी, 4 कॉर्नर वाली, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर आप जानते हो 109.5 का जो है, मतलब रखता है। इसी तरह मीथेन है इसकी एग्जांपल, एक एग्जांपल वन, लाइक ये मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताई। अब इसकी एग्जांपल्स देखो। अब एग्जांपल में चेंज हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मीथेन देखो, ये कार्बन है, ये ग्राउंड स्टेट पे एक्साइटेड पे आ गया, सही है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर हो सकता है, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चार, 4 हाइड्रोजन से ये ओवरलैपिंग कर सकता है। एक एस से कर रहा है और 3p से कर रहा है, सही है। एक एस से कर रहा है और 3p से कर रहा है, तो किस कौन सा बनेगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे एक एस और 3p, मतलब ए एक्स 4 टाइप बन रही है, x4 कह सकते हो आप। वरना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, सिंपली टेट्रावेलेंट एक्साइटेड स्टेट पे आया था, जिसकी वजह से इसने 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग करी तो उसमें जो है
109.5 का एंगल बना क्योंकि एक एस और 3 पीसेस ने ओवरलैपिंग की थी, 4 कॉर्नर्स बने थे, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4। ये एग्जांपल तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। कैसे? अगर हमारे पास लोन पेयर आ जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देखो sp3 है, पीछे भी sp3 थी, पीछे कोई sp4 वगैरह नहीं थी, यहाँ भी sp3 है। एक एक एस शेयर होगा, लेकिन वो एज अ लोन पेयर है ना। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे शेयर कितने हो रहे हैं? p हो रहे हैं, 1s2 2s2 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1), मतलब s क्या है? पेयर्ड है, लोन पेयर है ये। और ये क्या होंगे? ये इसके साथ पेयर हो जाएंगे, तो ये पेयरिंग कर लेंगे, तो ये sp3 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे क्या कितने आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉर्नर 4 दिख रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन टेट्राहेड्रल के साथ यहाँ पे लोन पेयर है। और रिपल्जन के अकॉर्डिंग टू, अगर हम रिपल्जन के बारे में जाने तो हमारे को पता है कि रिपल्जन से भी, मतलब जो लोन पेयर से भी रिपल्जन चेंज होती है। हमने देखा था कि लोन पेयर रिपल्जन, बॉन्ड पेयर रिपल्जन, बॉन्ड पेयर रिपल्जन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन हमने देखी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल 109.5 और 1 से लेके 107 तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से पायरामिडल मतलब बैंड स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, बैंड नहीं है, बैंड अगला है ये, दिस H2O की एग्जांपल आप जान गए होंगे कि भाई ये तो बैंड ही है। कैसे बना? क्योंकि 2s तो पहले से उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसकी वजह से ये खाली है, ये हाफ फिल्ड है, तो इनमें शेयरिंग होगी, इनमें शेयरिंग होगी, तो 104 का एंगल बनेगा। लाइक देखो ना, 109 से 104 का एंगल बना, क्यों? रिपल्जन की वजह से, तो एंगुलर बैंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। नाउ sp2 में क्या होगा? 1s शेयर हो रहा है, 2p शेयर हो रहे हैं, px और py, pz है ही नहीं, इसलिए तो नहीं शेयर हो रहा है ना। तो 120 का एंगल बनेगा, देखो आप 120 का एंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है ब्रदर। अगर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है तो आपको पता है कि भाई ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा, तो उधर हमने एंगल देखा था 120 ट्राइगोनल में, है ना। और ट्राइगोनल किस वजह से बन रहा है? क्योंकि 3 इसके आप देख सकते हो, लाइक एक एस है, 2p हैं, 3 इसके जो मतलब कॉर्नर्स आ रहे हैं, इक्वल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी, सही है। इसमें एग्जांपल आपको दिखाएं तो एग्जांपल आपके पास BF3 आ जाती है, ये इसकी बोरॉन की लाइक ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड पे आया। अब आप देख सकते हो किस तरह से एक एस शेयर करेगा, 2p शेयर करेगा, और ये 120 का एंगल बना लेगा, सही ना। नाउ C2H4 में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर ये ट्राइगोनल बना भी रहा है तो हम पहले इसका लेंगे फिर इसका करेंगे, ओके, इस तरह सेपरेटली। तो अब यहाँ पे आप देखो, एक एस शेयर कर रहा है, 2p शेयर कर रहा है, वही 120 का एंगल, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, ओके, सही है ना। साइड वाइज फॉर्म हो रहा है पाई बॉन्ड, ये आप देख सकते हो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है शेप में, सही ना। अब sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम देख रहे हैं 50-50% आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर बोल रहा हूँ, 50-50% मतलब करेक्टर होंगे p और s का। 180 एंगल होगा, क्यों? क्योंकि 50-50 है, तो मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, 2 पोल होंगे, मतलब 2 कॉर्नर होंगे, लाइक C2H2 की एग्जांपल है यहाँ पे। अब ये मैं 2 पाए को हटा देता हूँ, तो ये देखो 180 का एंगल बन रहा है, यस। एक एस शेयर कर रहा है, एक पी शेयर कर रहा है, 50-50 मतलब जो है इनकी शेयरिंग हो रही है, मतलब करेक्टर है इनके, जिसकी वजह से 180 एंगल बन रहा है। और ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में आपको 2 टाइप की मिल रही हैं, एक बैंड और एक पैरामिडल, सही है। बट sp2 में एक मतलब sp2 ही रहेगी, और sp में भी चेंज नहीं होगी, ओके। और एक BeCl2 की एग्जांपल दे दी इसने, जिसमें 180 एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो सिंपली, ओके। ना अब हमारे लास्ट टॉपिक पे, बहुत लास्ट टॉपिक पे, लाइक बॉन्ड के करेक्टर्स क्या हैं। ना बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और बॉन्ड लेंथ, एंड देन हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ये कुछ टर्म्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इनके डेफिनेशन मतलब इनका जो रिलेशंस हैं, मतलब जो इनके रिलेशनशिप्स हैं आपस में, उन पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले बॉन्ड एनर्जी देख लेते हैं, लाइक अब बॉन्डिंग हुई है,
अब उस बॉन्ड को, वो बॉन्ड टूटता भी तो होगा, लाइक O2 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है या इनके दरमियान बॉन्ड बनाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी या एनर्जी वहाँ से खारिज होगी, इवॉल्व होगी, नहीं ना। अब अगर मतलब अगर वहाँ पे एनर्जी देनी है या एनर्जी वहाँ से इवॉल्व हो रही है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है, दैट्स एनर्जी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी। सही है, इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। अब ये आप क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा शो कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक है। लाइक अगर कोई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ती है। अगर बॉन्ड में एनर्जी आप इन्वॉल्व कर रहे हो, इन्वॉल्व करना कि इवॉल्व, है ना, इन्वॉल्व कर रहे हो, तो जो है आप मतलब वो एंडोथर्मिक है। बट जहाँ से एनर्जी आपको मतलब एक्सक्रीट आउट होते हुए दिख रही है, तो वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो आपको आसानी से शो करते हैं। तो मतलब ये फॉर्मेशन, ये जो है मतलब उसको ब्रेकिंग के लिए एनर्जी इतनी चाहिए और ये फॉर्मेशन के लिए एनर्जी इतनी चाहिए, 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड से। अब बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं पोलैरिटी से। तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा पोलर है उतनी ज़्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगी। लाइक क्लोरीन नॉन पोलर है, उसमें पोलैरिटी है ही नहीं, तो आप देखो बॉन्ड एनर्जी कम है। बट HCl पोलर है। अभी हमने पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस देखा था और इन दोनों को ही सामने रखा था। सही है, तो आप देख सकते हो कि HCl पोलर है और उसमें पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इसको मतलब रीड भी कर सकते हो, होमो एटॉमिक और मतलब हाइड्रो एटॉमिक का में क्या डिफरेंस है, किसकी वीकर, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। सही है, क्योंकि अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खिंचाव ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन में इतना ज़्यादा खिंचाव है ही नहीं, दोनों मतलब इक्वल है, तो आसानी से टूट। सही है, HCl हाई पोलर है। साइज ऑफ बॉन्ड एटम, साइज क्या होता है देखो, लाइक अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि भाई इनकी बॉन्ड एनर्जी मतलब जो है ज़्यादा है या इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, आप कहोगे इनकी। यस, देखो जितना ज़्यादा साइज उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। सही है ना, इनका ज़्यादा साइज है, इनका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक बहुत दूर है, रिलेशन बहुत दूर है ना, इतना ज़्यादा, इतना अच्छे ताल्लुकात नहीं है इनके। बट इनके तो, इनके अच्छे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करीब है, इनका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से इन्होंने अट्रैक्शन ज़्यादा बना रखी है, जिसकी वजह से इनको, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस दूर है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एक्सिस होगा, मतलब जितना ज़्यादा साइज ऑफ एटम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी कम लगेगी। ठीक है ना, तो साइज ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कम, इसलिए इन्वर्स रिलेशन है। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बोलूँ एक पतली सी स्टिक को तोड़ना मुश्किल है, या दो स्टिक्स को एक साथ मिला के, या उन वही 3 स्टिक्स को मिला के तोड़ना का मुश्किल है, आप बोलोगे तीनों को तोड़ना मुश्किल है। यस, इसी तरह बॉन्ड में अगर थ्री मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, डबल है तो कम होगा, और सिंगल है तो और भी कम होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। लाइक ये टेबल दी है आपको, इस टेबल को याद नहीं करना, रट्टा वट्टा मत मारना, कुछ भी नहीं आएगा। जो पीछे सारे आपने करेक्टर देखे ज़रा देखो, सिंगल बॉन्ड है, कम है, इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें इतनी कम क्यों, ये अरे ये नॉन पोलर है, लेकिन नॉन पोलर तो वो भी है, लेकिन इसका साइज भी तो बड़ा है, हाँ इसका साइज बड़ा है, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो इस तरह से रिलेट करो। ओके, अब यहाँ पे ट्रिपल है, इसकी वजह से ज़्यादा है, इसकी भी तो ट्रिपल है, इसकी भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन साइज़ का भी डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरह से आप इनको एक बार रिलेट करोगे, आपको थोड़ा समझ में आएगी, इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। अब बॉन्ड लेंथ पे आते हैं ना, व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। एक एटम के न्यूक्लियाई सेंट्रल सेंटर को से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक जो आप लेंथ बनाओगे, जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियाई का दो बाइंडेड एटम का, उसको आप बॉन्ड लेंथ कहोगे। सही है, अब बॉन्ड लेंथ को जो है वो उस वजह से हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी हो सकती है। इसको हम डिटरमाइन किस तरह करते हैं, लाइक इसको हम एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से भी डिटरमाइन करते हैं, और इसको हम इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब अगर इसका हाफ रेडियस आप लोगे ना, अगर आप इस बॉन्ड लेंथ का हाफ लोगे, तो वो एटम का रेडियस दिख रहा है। यस,
सरकमफेरेंस से जो आप सेंटर तक डिस्टेंस लेते हो वो उसका रेडियस तो है। यस, यही होता है ना। तो इसी तरह अगर हम बॉन्ड लेंथ को आधा कर दे तो ये एटम का रेडियस है। हम आगे मूव ऑन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है। आप बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ाओगे, ये कार्बन है, इनके दरमियान अगर मैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करते जाऊँ तो इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, है ना। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उसकी साइज़ कम हो जाएगा। अगर मैं इनके दरमियान यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन लगाऊँ तो इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी तो साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा आप बॉन्ड बढ़ाओगे, बॉन्ड नंबर बढ़ाओगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे, उतनी कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अब पोलैरिटी पे आ जाओ। जो हेट्रो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, बल्कि होमो की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। और देखो ना, इनकी बॉन्ड लेंथ कम है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का खिंचाव है, इनमें इलेक्ट्रॉन खिंचाव इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए आसानी से टूट भी जाते हैं। इनमें बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ओके, तो आप देख सकते हो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ एनर्जी का रिलेशन। और अब रहा है आयनिक करेक्टर एंड डायपोल मोमेंट। तो आयनिक करेक्टर क्या है? हमने देखा भाई, जब दो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो उनमें से एक ने, क्लोरीन जो है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा था, उसने क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया थोड़ा, तो इन पर चार्ज बेयर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हम कहते हैं पोलर है। अब ये पोलर हुआ, मतलब इसमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आ गया, मतलब आयन्स बन गया ना एक तरह से। ये आयनिक कंपाउंड की तरह थोड़ा सा लगने लग गया, मतलब आयनिक बन गया, है ना। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बन गया, तो वो आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 3.18 एंड 2.2, जिसकी इनको आप माइनस करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा आपको। तो इसी तरह हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस लिखा, लाइक हाइड्रोजन, फिर आयोडीन, फिर कार्बन और सल्फर, फिर बोरॉन, नाइट्रोजन, और क्लोरीन और वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, इसलिए फ्लोरीन जो है मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो बहुत ज़्यादा ही मतलब चार्ज बेयरिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इसको। नो, आगे देखते हैं। यहाँ आप देख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो है तो आयनिक करेक्टर जीरो। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है, माइनस करोगे, लाइक आप 3.16 को 2.2 से माइनस करते हो, डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस की वजह से उसमें आयनिक करेक्टर आ जाता है, जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस है उसमें उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर आता जा रहा है। लाइक HCl में देख सकते हो 17% है। अब डायपोल मोमेंट, जो दो पोल्स बने हैं, 1 मिनट क्या हुआ है, अब ये जो दो पोल बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डायटोमिक मॉलिक्यूल में, वो अब आपको मैं बोलूँ कि भाई ये स्लाइटली पॉजिटिव एक एटम में बना और स्लाइटली नेगेटिव एक एटम में बना, तो मतलब वो एक चार्ज चार्ज पार्टिकल हो गया। लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, मतलब टोटली पूरा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है ना। अब अगर हम उसके मेजरमेंट करें कि उनकी पोलैरिटी का डिग्री कितनी है, तो उसको हम डायपोल मोमेंट में मेजर करते हैं, लाइक द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। इसको हम इस एरो से शो कर रहे हैं। एरो आपको पता है, हमने वेक्टर्स पढ़ा था जिसमें हमने एरो को इंडिकेट करते हैं, और हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एरो को पूरा अच्छी तरह समझा था। तो आपको वेक्टर्स की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अब ये चार्ज जो है हम क्यू को 10⁻⁻10 एसओ में मेज़र करते हैं, सही है। और डिस्टेंस को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻18 एसओ सेंटीमीटर में, इसको मतलब एक डिबे के बराबर होता है, ये आप देख सकते हो। और एक डिबे जो है, डिबे ये साइंटिस्ट के नाम के बात पढ़ा था, डिबे जो है 3.36 10⁻30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में काम आएंगी। और इसके बारे में वर्कशीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो है इसके बारे में क्वेश्चन आप भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल पोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है, सही ना। ये एंगल बन रहा है, तो उनका डिस्टेंस जो है, डायपोल मोमेंट डिपेंड सिर्फ पोलैरिटी पे नहीं करती है, बल्कि उसकी ज्योमेट्री पे भी करती है। जैसी उसकी ज्योमेट्री होगी उतना ही उसका डायपोल मोमेंट होगा। लाइक इसकी इस ज्योमेट्री पे डायपोल मोमेंट है, लेकिन इसकी इस ज्योमेट्री पे डायपोल मोमेंट नहीं है, सही है ना। एंगल भी डिपेंड कर रहा है डायपोल मोमेंट पे। तो इसलिए CO2 की डायपोल मोमेंट क्यों है? क्योंकि उसका एंगल लीनियर है, डायपोल मोमेंट जीरो हो रही है, दोनों तरफ से बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ये भी आप देख सकते हो इधर से टेबल से। अब ये आपको पता है सॉल्युबिलिटी, लाइक अगर कोई पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में सॉल्यूबल हो सकता है,
इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, लाइक वाटर को हम किसी उसमें जो है मतलब कोई नॉन पोलर सॉल्यूबल कर दें, या पोलर में पोलर, लाइक वाटर में हम ऐसे लाइक NaCl डाल दें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये हमें सिर्फ बता रहा है कि कौन सा सॉल्वेंट किस में सॉल्यूबल होता है, और वो किसी वजह से होता है, वो डायपोल इंट्रैक्शन की वजह से होता है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर की पोलर में भी होती है, और नॉन पोलर की नॉन पोलर में भी होती है, लाइक ऑयल, केरोसिन वगैरह ये मिक्स हो सकते हैं, सही ना। ये मिक्स ही आपको मिलता है, किसकी वजह से, लंदन फोर्स की वजह से। ये हम अगला चैप्टर में इन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब रिएक्शन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, लाइक अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ नए बॉन्ड और ब्रेकिंग के दरमियान होता है। मतलब आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है कि उसमें या तो ब्रेकिंग हो रही होगी या फॉर्मेशन हो रही होगी, नया बॉन्ड बन रहा होगा। उसके लिए हमें एनर्जी लगती है, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा रिएक्टेंट का तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, और पोलर कंपाउंड के लिए हमें मतलब जो है हाई एनर्जी देना पड़ती है, और जो नॉन पोलर होते हैं उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ती। वैसे ये इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो स्टार्टिंग में थे, लाइक VBT, MOT एंड जो वेस्पर थ्योरी और इस तरह की थ्योरीज वगैरह जो थी, उसको मैंने अच्छी तरह कवर किया है, पूरे डिटेल में बताया है। बस इसको रिवीजन करना और इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।